बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम अपने लेक्चर नंबर 3 के साथ हाजिर हैं, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करना है। चैप्टर नंबर 2 पे इससे पहले हमने दो लेक्चर्स लिए हैं, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2, जिसमें लेक्चर 1 में हमने इंट्रोडक्शन टू होम्योस्टेसिस डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज को। देन लेक्चर नंबर 2 में हमने ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट अलॉन्ग विथ ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल को डिस्कस किया है। ठीक है, आज के हमारे लेक्चर में हम हमारा जो बेसिक टॉपिक होगा वो थर्मो रेगुलेशन होगा। थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स पर्टिकुलरली, बिकॉज थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट जो है वो कोई डिटेल टॉपिक नहीं है आपके बुक में, उसको हम डिस्कस इंशाल्लाह आगे करेंगे। थर्मो रेगुलेशन और उसके साथ साथ होम्योस्टेसिस इन एनिमल, मतलब आज हम होम्योस्टेसिस इन टर्म्स ऑफ एनिमल को डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन लिया है होम्योस्टेसिस का, और सेकंड लेक्चर में हमने होम्योस्टेसिस इन प्लांट को डिस्कस कर लिया है। आज हम होम्योस्टेसिस इन एनिमल को डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 3 है आज हमारा, चैप्टर 2 होम्योस्टेसिस। आपको मालूम है जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं, होम्योस्टेसिस का इंट्रोडक्शन हम दे चुके हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे आज के क्या होंगे? एट द एंड ऑफ द लेक्चर स्टूडेंट शुड बी एबल टू डिस्क्राइब होम्योस्टेसिस इन मैन। अच्छा, ह्यूमन बीइंग में हम पर्टिकुलरली होम्योस्टेसिस को डिस्कस करेंगे, बिकॉज जब हम होम्योस्टेसिस इन एनिमल की बात करते हैं तो हमारे पास एनिमल्स तो बहुत सारी वेराइटीज के वर्ल्ड में पाए जाते हैं। हम यहाँ पर फोकस करेंगे ह्यूमन बींग्स को, और आपसे एग्जाम में भी यही पूछते हैं होम्योस्टेसिस इन मैमल्स के नाम से। तो मैमल्स की एग्जाम्पल में हम ह्यूमन बींग को लेते हैं, और ह्यूमन बींग की होम्योस्टेसिस को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या होंगे? रोल ऑफ स्किन इन होम्योस्टेसिस। देन वी हैव टू डिस्कस डिफरेंट लेयर्स ऑफ स्किन इन होम एंड इट्स फंक्शन, role of lungs in homeostasis and role of kidney in homeostasis। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो कि होम्योस्टेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। इनमें तीन चीफ ऑर्गन्स हैं जो कि बेसिकली होम्योस्टेसिस के रोल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं। इनमें नंबर 1 पे स्किन है हमारे पास, तो स्किन के बारे में, उसकी एनाटॉमी, उसकी फिजियोलॉजी, उसके फंक्शंस के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। सेकंड नंबर पे हमारे पास लंग्स है जो कि होम्योस्टेटिक ऑर्गन के तौर पे काम करते हैं। इसके अलावा जो मेन होम्योस्टैटिक ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर वो है पेयर ऑफ किडनीज, जो कि पर्टिकुलरली एक्सक्रीशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल उसको रिमूव करने में। और इसके अलावा हमारी बॉडी में जो लीवर मौजूद है वो भी एज अ होम्योस्टैटिक ऑर्गन एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो लीवर को हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक में हम इन तीन ऑर्गन्स को, पर्टिकुलरली स्किन के रोल को जो कि होम्योस्टेसिस में होता है, उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, और लंग्स की डिस्कस करेंगे। किडनी के स्ट्रक्चर बहुत डिटेल में इस चैप्टर में हमने डिस्कस करना, वो हम अपने अपकमिंग लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ओके, होम्योस्टेसिस इन मैन, एज यू नो, एज इंडिकेट इन अ पिक्चर, होम्योस्टेसिस के मीनिंग क्या होते हैं हमारे पास? होम्योस्टेसिस एक्चुअल में एक चेक एंड बैलेंस सिस्टम है हमारी बॉडी का, जो कि हमारे बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने का नाम है। होम्यो मीन्स सेम, इंट्रोडक्शन लेक्चर आपने लिया है तो आपको मालूम होगा होम्यो मीन्स सेम एंड स्टेसिस मीन्स टू मेंटेन। To maintain the same environment within an internal body condition is called homeostasis। की different definition है। सबसे easy definition क्या है कि internal body condition को एक मेंटेन करना एक पर्टिकुलर लेवल पर, इसे हम होम्योस्टेसिस का नाम देते हैं। चाहे वो इंटरनल कंडीशन टेम्परेचर बेस्ड हो, या फिर वाटर और सॉल्यूट बेस्ड हो, या फिर एक्सक्रीटरी मटेरियल के लेवल को बैलेंस करने का नाम हो। इन तीनों को कलेक्टिवली हम होम्योस्टेसिस कहते हैं, जो इंट्रोडक्शन क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। Okay, homeostasis in man. Human have well-developed homeostatic organ. The main organ which involved in a homeostasis is, okay, जो हमारी बॉडी के अंदर है, ह्यूमन बीइंग के अंदर जो मेन ऑर्गन है जो होम्योस्टेसिस में इन्वॉल्व होता है, हमारे पास स्किन, लंग्स और किडनीज है। तो वन बाय वन हमने इसको डिस्कस करना है। पहले हम स्किन के एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। स्किन इज कंसिडर्ड एज अ लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। आपको याद रखना है कुछ टर्मिनोलॉजीज में, आपसे एग्जाम में पूछा लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी कौन है, तो आपने याद रखना ये स्किन है। और लार्जेस्ट ग्लैंड जो आपकी बॉडी का है वो, उसके अंदर आपके पास लीवर आ जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इट्स फंक्शन एज अ प्रोटेक्टिव ऑर्गन एंड एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आपने ये भी याद रखना है कि स्किन सिर्फ एक लार्जेस्ट ऑर्गन ही नहीं है, आपकी बॉडी की एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो बॉडी की सबसे आउटर लेयर है,
और ये एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी काम करती है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट। और इसके साथ साथ ये एज अ होम्योस्टैटिक ऑर्गन भी काम कर रही होती है। तो होम्योस्टैटिक ऑर्गन काम करेगी तो क्या मेंटेन करेगी? इट मेंटेन टेम्परेचर, वाटर एंड सॉल्ट। तो स्किन के बेसिक रोल किसमें है? टेम्परेचर रेगुलेशन में, जिसे बायोलॉजिकल टर्म में हम थर्मो रेगुलेशन कहते हैं, और वाटर और सॉल्ट के मेंटेनेंस पे, जिसे हम बायोलॉजिकल टर्म में ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो आपने याद रखना है, स्किन आर इन्वॉल्व इन थर्मो एंड ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ होम्योस्टेसिस। इट इज नॉट इन्वॉल्व। अच्छा, एक्सक्रीशन में भी ये इन्वॉल्व होता है। कैसे इन्वॉल्व हो जाएगा? बिकॉज ये आपकी बॉडी से जो एक्सेस अमाउंट में सॉल्ट और वाटर है उसको स्वेट की फॉर्म में बॉडी से रिमूव भी कर रहा होता है। तो स्किन इज एक्चुअली अ प्रॉपर होम्योस्टैटिक ऑर्गन। लंग्स की बात करें तो लंग्स दे मेंटेन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन अ ब्लड, बॉडी फ्लूइड एंड सेल्स। तो बेसिक लंग्स के काम क्या होते हैं आपको जनरल नॉलेज होगी कि लंग्स हमने क्लास 9 में डिस्कस किया है कि लंग्स जो हमारे पास वो एक रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता है जिसके बेसिक फंक्शन है कि वो रिस्पायरेशन में इन्वॉल्व हो। लेकिन रिस्पायरेशन के साथ साथ ये आपकी बॉडी के अंदर एज अ होम्योस्टैटिक ऑर्गन भी काम कर रहा होता है। किस तरह? ये हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा पीएच है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, उसको मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज पीएच की जो मेंटेनेंस है वो डिपेंड करती है हाइड्रोजन आयन या फिर कार्बोनेट आयंस के लेवल पे। अगर बॉडी में आपके ब्लड के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो आपका ब्लड का पीएच जो है वो एसिडिक हो जाएगा। अगर बाइकार्बोनेट्स बढ़ेंगे तो वो बेसिक पीएच की तरफ चला जाएगा। लेकिन आपकी बॉडी जो है वो एक न्यूट्रल पीएच पे 7 पॉइंट समथिंग पे 7.3 एग्जैक्ट पीएच होती है, उस पर काम कर रही होती है। उस पीएच को जो कि न्यूट्रल लेवल पे वो एसिडिक ना हो या बेसिक ना हो जाए, इस चीज को मेंटेन करने के लिए आपकी बॉडी में जो होम्योस्टैटिक ऑर्गन है वो है लंग्स। तो they maintain the level of oxygen and carbon dioxide in a blood, body fluid and cell. तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को मेंटेन करके ये एज अ होम्योस्टैटिक ऑर्गन भी काम करता है। इट मेंटेनेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, मेंटेनेंस ऑफ रेट ऑफ रिस्पायरेशन एंड कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी। तो उसकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसको अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो देखिए जो भी आपकी बॉडी के अंदर पीएच चेंजेस वगैरह आएंगे, रिसेप्टर इन अ ब्रेन will sense the drop of pH and sense nerve signal टू इंक्रीज द ब्रीदिंग रेट। तो जैसे पीएच चेंज डिटेक्ट करेगा आपका ब्रेन, वो फौरन से उसके रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे और वो मैसेज सेंड करेंगे लंग्स को, ताकि लंग्स से रिस्पायरेटरी रेट बढ़ जाए। वो डिपेंड करता है कि पीएच इंक्रीज है या डिक्रीज है। तो इंक्रीज इन अ ब्रीथिंग रेट क्विकली रिमूव मोर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड, ब्लड पीएच रेज। तो ये कब हो रहा है? जब पीएच डाउन हो रहा है, एसिडिक पीएच होगा, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो ब्रेन से सिग्नल्स आएंगे कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ा दिया जाए। जैसे ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होंगे, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आएंगे, तो आपके ब्लड का पीएच दोबारा बेसिक नेचर या फिर न्यूट्रल के जाने बढ़ेगा और वो नॉर्मल हो जाएगा। इस तरह से आपकी बॉडी होम्योस्टेसिस कर लेगी कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को मेंटेन करके। इससे क्या पॉजिटिव क्या हो जाएगा? अगर ब्लड का पीएच आपका जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन डिक्रीज हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा और बाइकार्बोनेट ज्यादा बनेंगे, जिससे पीएच आपका जो है वो अगेन इंक्रीज या नॉर्मल रेंज पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपकी बॉडी जो है वो लंग्स की मदद से होम्योस्टेसिस करती है। तो लंग्स के इंपॉर्टेंट रोल क्या है? इट मेंटेन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन आवर बॉडी as well as it maintain the pH of our body. ओके, तो ये बेसिक चीज आपने याद रखनी है। इसकी बहुत डिटेल नहीं है आपके बुक में। चैप्टर 1 जो हम गैसेस एक्सचेंज पढ़ेंगे उसमें इसको डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में आपने बेसिक नॉलेज याद रखनी जस्ट कि लंग्स के रोल्स क्या है। तो इट मेंटेन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन योर ब्लड, देयरफॉर इट एक्ट एज अ होम्योस्टैटिक ऑर्गन। रोल ऑफ किडनी। किडनी आपके पास एक चीफ और बहुत मेजर ऑर्गन है, होम्योस्टैटिक ऑर्गन है। इसके बहुत डिटेल फंक्शन है, इसके डिस्क्रिप्शन है इस चैप्टर में हमने डिस्कस करना है। रोल ऑफ किडनी इन एक्सक्रीशन, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, सेल्स ऑफ किडनी, किडनी डिसऑर्डर, बहुत डिटेल में ये सारे टॉपिक्स आएंगे। आज की क्लास में वो तो हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत डिटेल है। आज हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो थर्मो रेगुलेशन का होगा, या स्किन के रोल जो थर्मो रेगुलेशन में होते हैं उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो किडनी की एक इंट्रोडक्शन अगर हम लें तो किडनी एज अ फिल्टर ऑर्गन के तौर पे काम करता है आपकी बॉडी के अंदर। दे मेंटेन द इंटरनल वाटर बाय रिमूविंग एक्सेस वाटर। तो हमारी बॉडी में एज अ फिल्टर काम करता है, एक्सेस वाटर को बॉडी से रिमूव करेगा इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। लेकिन उस यूरिन में सिर्फ वाटर नहीं होता, तमाम एक्सक्रीटरी मटेरियल शामिल होते हैं, जस्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन एंड अदर वेस्ट मटेरियल।
तो हमारी बॉडी में जितने भी वेस्टफुल मटेरियल होते हैं या टॉक्सिक मटेरियल होते हैं जिनकी बॉडी की जरूरत नहीं है, जिनको बॉडी से रिमूव होना बड़ा जरूरी है, जो हमारे फूड टेकिंग प्रोसेस के बाद एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फॉर्म्ड होते हैं लाइक यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन, इनको बॉडी से रिमूव कराने में किडनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किडनी एक्ट एज अ चीफ होम्योस्टैटिक ऑर्गन। व्हाई? बिकॉज इट मेंटेन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, एक्सक्रीट करता है ये डिफरेंट टॉक्सिक मटेरियल को। इसके साथ साथ ये थर्मो रेगुलेशन में और ऑस्मो रेगुलेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि होम्योस्टेसिस के एक बेसिक स्टेप्स है। ठीक है, ओके अब हम स्किन को बहुत डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, लंग्स और किडनी को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, लंग्स का टॉपिक तो बहुत छोटा सा इस चैप्टर में हमने डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि इस पे पूरा एक चैप्टर है गैसेस एक्सचेंज के नाम से। किडनी के स्ट्रक्चर को हम अपने अपकमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का बेसिक टॉपिक होगा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्किन एंड रोल ऑफ स्किन इन होम्योस्टेसिस। तो ह्यूमन स्किन की अगर हम बात करें तो हमारी स्किन की तीन बेसिक लेयर होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस, एपी मींस अपर, डर्मिस मींस अपसाइड द डर्मिस। डर्मिस एक थिकेस्ट लेयर है आपकी स्किन की, जिसको हम मिडल लेयर भी कहते हैं। डर्मिस से जो चीज ऊपर होगी उसे हम एपिडर्मिस कहेंगे, डर्मिस से जो चीज नीचे होगी उसे हम हाइपोडर्मिस कहेंगे। एपी मींस अप, हाइपो मींस डाउन। ठीक है, तो डर्मिस इज द थिकेस्ट लेयर ऑफ योर स्किन। अब एपिडर्मिस क्या है, डर्मिस क्या है, हाइपोडर्मिस क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, इसके स्ट्रक्चर्स क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये आपकी एक स्किन है, टिपिकल डायग्राम है, एनाटॉमिकल डायग्राम। स्किन की ये थिकनेस है आपके पास, और स्किन की सबसे अपर मोस्ट लेयर को हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। पॉइंटर को फॉलो करना है आपने। देन ये इसकी थिकेस्ट लेयर है, जो मिडल लेयर है, उसे हम कहते हैं डर्मिस। और जो सबसे लोअर लेयर है, जिसमें सबकुटेनियस टिश्यूज मौजूद होते हैं और फैट्स मौजूद होते हैं, इन्हें हम कहते हैं हाइपोडर्मिस। डर्मिस मिडल, एपिडर्मिस अपर मोस्ट एंड सबकुटेनियस टिश्यू या लोअर मोस्ट लेयर इज हाइपोडर्मिस। अब यहाँ पे स्ट्रक्चरली आपको नजर आ रहा है कि एपिडर्मिस के अंदर न्यूरॉन्स या नर्व के टर्मिनल्स होते हैं। न्यूरॉन्स जो होते हैं, जो नर्वस टिश्यूज होते हैं, उसके टर्मिनल एंडिंग्स होते हैं। जबकि डर्मिस चूंकि थिकेस्ट लेयर है तो उसमें सबसे ज्यादा कंटेंट मौजूद है। डर्मिस में ही आपके पास स्वेट ग्लैंड्स हैं, डर्मिस में ही कैपिलरी के नेटवर्क नजर आ रहे हैं आपको रेड एंड ब्लू फॉर्म में। डर्मिस के अंदर ही आपके पास हेयर फॉलिकल्स नजर आ रहे हैं, जहां से हेयर्स अराइज होते हैं। डर्मिस में आपको सुबिशियस ग्लैंड नजर आ रहे हैं, जिनका काम है कि ऑयली सिक्रीशन सिक्रेट करना। आपके स्किन में जो ऑयल्स आ जाते हैं, जिसे हम ऑयली स्किन कहते हैं, वो ये इन ग्लैंड से सिक्रेशन आ रही होती है। ठीक है, तो डर्मिस आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। ठीक है, जबकि एपिडर्मिस में हेयर्स मौजूद होते हैं, और इसके अलावा इसमें बहुत से प्रोटीन मौजूद होते हैं, जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को फॉर्म कर रहे होते हैं। ओके, एपिडर्मिस से स्टार्ट करते हैं। एपिडर्मिस क्या, इट इज आउटर लेयर ऑफ स्किन। ठीक है, मेड अप ऑफ फ्लैट डेड सेल कंटेनिंग केराटिन प्रोटीन। तो याद रखिएगा, मोस्ट ऑफ द एपिडर्मिस आर मेड अप ऑफ फ्लैट डेड सेल्स। डेड सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी के जो सेल्स, इनकी डेथ हो गई है, स्किन के सेल्स, वो अपर मोस्ट लेयर पे आ जाते हैं, उन्हें हम डेड सेल्स ऑफ स्किन कहते हैं, या एपिडर्मिस का नाम भी देते हैं। इनमें एक प्रोटीन होता है जिसे हम केराटिन प्रोटीन कहते हैं। ये आपकी स्किन को शाइनी या लस्टर प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ ये हीट रेगुलेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं। दिस लेयर डज नॉट कंटेन एनी ब्लड वेसल्स। तो पॉइंट टू रिमेंबर क्या है आपके पास, हाईलाइट में मैंने कर दिया है, एपिडर्मिस में ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं। It is impermeable to water and prevent water loss from the body, as well as work as a protective layer by preventing entry of microorganisms. तो ये वाटर से इम्परमेबल है, कभी भी हमारी स्किन जो है वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करती, क्योंकि ये वाटर प्रूफ लेयर होती है एपिडर्मिस। इसके साथ साथ ये एज अ प्रोटेक्टिव लेयर भी काम करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट। ओके, तो एपिडर्मिस के बारे में ये पॉइंट याद रखना है। आउटर मोस्ट लेयर है, डेड सेल्स में कंसिस्ट करती है, केराटिन प्रोटीन कंटेनिंग है, ब्लड वेजल्स कोई नहीं होते हैं, और इम्परमेबल है वाटर के लिए, और एज अ प्रोटेक्टिव लेयर काम कर रही है आपकी बॉडी में। Okay, come to the dermis, which is the thickest layer of your skin. Dermis is a layer which is present between epidermis and hypodermis. तो ऊपर की तरफ एपिडर्मिस है, नीचे की तरफ हाइपोडर्मिस। उसके इन बिटवीन जो थिकेस्ट लेयर है स्किन की, उसे हम कहते हैं डर्मिस। ओके, डर्मिस क्या है, इट कंटेन मैनी डिफरेंट स्ट्रक्चर। जितने भी स्किन के स्ट्रक्चर होते हैं, वो मेजर स्ट्रक्चर इसी लेयर में मौजूद होते हैं। जस्ट लाइक नर्व एंडिंग रिसेप्टर्स, जो न्यूरॉन्स के रिसेप्टर्स होते हैं, नर्व टिश्यू के रिसेप्टर्स होते हैं, काम क्या करते हैं, डिटेक्ट द टेम्परेचर चेंज, प्रेशर एंड पेन। तो आपकी स्किन जो टेम्परेचर चेंज, पेन या फिर प्रेशर को डिटेक्ट कर पाती है, वो इन रिसेप्टर्स के बेस पे कर पाती है, जो कि डर्मिस डर्मिस में मौजूद होते हैं, एपिडर्मिस में नहीं। ठीक है,
Dermis also contains sweat glands which secrete sweat on the surface to maintain temperature, also secrete urea, water and salt. तो डर्मिस में ही आपके पास स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जिनका काम है कि स्वेट की प्रोडक्शन करना, जो आपकी बॉडी में टेम्परेचर रेगुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपको गर्मी में पसीने ज्यादा आते हैं ताकि आपकी बॉडी से हीट लॉस हो, उसे हम अभी डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं थर्मो रेगुलेशन में, ठीक है। तो होपफुली ये क्लियर हुआ होगा डर्मिस में ये पॉइंट्स। एक लेयर है एपिडर्मिस डर्मिस के हाइपोडर्मिस के दरमियान, नर्व एंडिंग कंटेनिंग है, तमाम टेम्परेचर चेंजेस को या पेन को या प्रेशर को डिटेक्ट कर पाती है, और इनमें स्वेट ग्लैंड्स भी होते हैं। अच्छा, a network of arterioles are also present in the form of network which are involved in a temperature regulation। तो आपके पास डर्मिस में ब्लड वेजल्स का एक नेटवर्क जिसे हम आर्टरियोल्स भी कहते हैं वो भी मौजूद होता है, जो टेम्परेचर रेगुलेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डर्मिस हैज आल्सो अ हेयर फॉलिकल एंड सुबिशियस ग्लैंड, जैसे हमने पिक्चर में देखी थी कि डर्मिस में सुबिशियस ग्लैंड और हेयर फॉलिकल्स भी मौजूद होते हैं जिनका काम होता है कि ऑयली सिक्रीशन करना, जिसे हम सीबम कहते हैं, ठीक है। थर्ड लेयर है हाइपोडर्मिस। Hypodermis is the innermost or a lowermost layer of your skin which contain fats which act as an insulation against heat loss। तो आपके पास जो लोअर मोस्ट लेयर है स्किन की, जिनमें सिर्फ फैट भरा हुआ होता है, फैट्स टिश्यू या सबकुटेनियस टिश्यू पे कंसिस्ट करते हैं, इन्हें हम हाइपोडर्मिस कहते हैं। ये थिन लेयर होती है बहुत, और चूंकि ये फैट्स पे कंसिस्ट करता है तो इनके बेसिक काम क्या है, एज अ इंसुलेटिंग लेयर काम करना। ओके, इट ऑल्सो स्टोर एनर्जी, ये आपकी बॉडी में एनर्जी स्टोर भी करती है, क्योंकि फैट टिश्यू जहां भी होंगे वो एनर्जी स्टोरिंग टिश्यू के तौर पे भी एक्ट करेंगे। ओके, ये बहुत एक क्लियर सी पिक्चर है। अपर मोस्ट लेयर क्या है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में आपको हेयर्स अराइज होते हुए तो नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके हेयर फॉलिकल्स कहाँ पर है, डर्मिस के अंदर। स्वेट ग्लैंड्स की ओपनिंग तो है, लेकिन स्वेट ग्लैंड एक्चुअल में कहाँ मौजूद है, डर्मिस के अंदर, जैसे डर्मा का नाम दिया। ये एपिडर्मिस है, ये आपके पास केराटिन प्रोटीन मौजूद है इसमें, ठीक है। डर्मिस थिकस लेयर है, देखिए इसमें ब्लड वेसल्स भी हैं, रेड एंड ब्लू कलर में नजर आ रहे हैं। इसमें स्वेट ग्लैंड्स भी हैं, इसमें हेयर फॉलिकल्स भी, इसमें नर्व एंडिंग्स या न्यूरॉन्स भी मौजूद हैं। तो मेजर चीजें जो स्किन की होती है कंटेंट, वो सारी डर्मिस में होती है, जबकि हाइपोडर्मिस सबकुटेनियस टिश्यूज पे कंसिस्ट करता है। इसमें फैट सेल्स आपको नजर आ रहे हैं एडिपोज टिश्यू के नाम से, सारे एडिपोज टिश्यूज जो एज ए इंसुलेटिंग लेयर काम करते हैं। तो ये स्किन की एक एनाटॉमी है, ये आपसे एग्जाम में ड्रॉ करने कह सकते हैं, ये डायग्राम आपको आनी चाहिए। 3 लेयर्स आपने मेंशन करने, डर्मिस के तमाम कंटेंट्स को शो करना है, लेबलिंग जरूर करनी है आपने, और एग्जाम में एमसीक्यूज हैं, स्वेट ग्लैंड्स, हेयर फॉलिकल, नर्व एंडिंग्स, ये सारे कहाँ मौजूद होते हैं, तो डर्मिस में होते हैं। केराटिन प्रोटीन कहाँ होते हैं, एपिडर्मिस में होते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो होपफुली ये अब स्ट्रक्चर से क्लियर हो गया होगा। ओके, रोल ऑफ स्किन इन रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। स्किन के स्ट्रक्चर को तो हमने डिस्कस कर लिया, अब स्किन क्या रोल प्ले करती है आपकी बॉडी के टेम्परेचर रेगुलेशन में। तो स्किन इज अ ऑर्गन व्हिच हेल्प इन अ रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। व्हेन द रिसेप्टर ऑफ स्किन डिटेक्ट एनी चेंज इन अ टेम्परेचर अबव सेट पॉइंट, हमारी बॉडी का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसे हम सेट पॉइंट कहते हैं। एक नॉर्मल एवरेज बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब भी ये टेम्परेचर फ्लक्चुएट करे, चाहे वो अपर साइड पे जाए या लोअर साइड पे जाए, तो इस चेंजेस को आपके स्किन में मौजूद रिसेप्टर्स डिटेक्ट कर लेते हैं, और फिर स्किन इस चेंज के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करती है। और वो चेंज के अगेंस्ट कैसे रिस्पॉन्ड करती है, चाहे वो चेंज इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, ये रिसेप्टर्स जो कि नर्व एंडिंग के साथ होते हैं, ये मैसेजेस को डिटेक्ट करके ब्रेन को मैसेज देंगे, और फिर ब्रेन आपकी स्किन के थ्रू आपकी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करवाएगा। तो जो बेसिक रोल है आपके स्किन का, वो थर्मो रेगुलेशन में, मतलब टेम्परेचर की रेगुलेशन में या टेम्परेचर को मेंटेन करने में। ये जो एक नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर है 37, इसको मेंटेन करने में आपकी स्किन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। ओके, अच्छा, डिफरेंट कंडीशन होते हैं, आपको मालूम है आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो कभी कोल्ड होता है और कभी हॉट होता है। गर्मी हो या सर्दी हो, आपकी स्किन उसके उसके ही अकॉर्डिंगली एक्ट कर रही होती है। सर्दी के मौसम में आप क्लॉथ्स बहुत ज्यादा पहनते हैं, हेवी क्लॉथ्स पहनते हैं आप, ठीक है, ताकि आपकी बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रेंज 37 पे मेंटेन हो सके, जो कि आपके एक्सटर्नल टेम्परेचर जो है वो डाउन हो रहा है। आपको शिवरिंग भी होती है। जबकि गर्मियों में आप कम से कम कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं, लाइट क्लॉथ्स पहनते हैं, ठीक है, और स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है। ये भी एक थर्मो रेगुलेशन का मैकेनिज्म है। सर्दियों में वो कौन कौन सा एडेप्टेशन है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए विद द हेल्प ऑफ देयर स्किन, और गर्मियों में कौन से
अडेप्टेशन जो वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए करता है। तो इसी चीज का नाम होम्योस्टेसिस है, इसको हम डिस्कस करेंगे। इफ बॉडी टेम्परेचर रेज स्टार्ट राइज, अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाए, ठीक है, कैसे बढ़ेगा? गर्मी के मौसम, एक्सटर्नल टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, आपकी बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ गया, तो गर्मियों में आपकी बॉडी या आपका स्किन किस तरह से टेम्परेचर को मेंटेन करेगा और किस तरह से थर्मो रेगुलेशन के थ्रू होम्योस्टेसिस को मेंटेन करेगा। नंबर वन इज द प्रोडक्शन ऑफ स्वेट। कॉमन मैकेनिज्म है, बहुत इजी मैकेनिज्म है कि जब भी आपको गर्मी लगती है आपको पसीना आने लगता है। The sweat start to produce and secrete sweat. The sweat accumulate on the surface of skin which evaporate with heat energy so the body feel cool. तो अब सवाल ये पैदा होता है गर्मियों में आपको पसीने क्यों आते हैं? बाज लोगों को सर्दियों में भी आते हैं लेकिन नॉर्मली नहीं आते, ठीक है। तो गर्मियों में पसीने इसलिए आते हैं भाई कि आपकी बॉडी जब स्वेट प्रोड्यूस करती है तो ये आपके स्किन के अपर सरफेस पे इसके मॉलिक्यूल्स, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स के मॉलिक्यूल होते हैं अलोंग विद सॉल्ट, ये एक्युमुलेट हो जाते हैं, जम जाते हैं। और जब हवा चलती है, एयर आती है, उसके साथ ये मॉलिक्यूल्स जो है वो एवोपरेट कर जाते हैं, उनके एयर मॉलिक्यूल के साथ ये चले जाते हैं। और जब ये प्रोसेस हो रहा होता है कि स्वेटिंग से आपके पास जो है वो वाटर और सॉल्टी मटेरियल जो आपकी स्किन के सरफेस पे आ रहा है और एयर के थ्रू वो एवोपरेट कर जा रहा है वेपर्स की फॉर्म में, इससे आपकी बॉडी के अंदर एक कूलिंग इफेक्ट आती है। केमिस्ट्री में पढ़ोगे एक टर्मिनोलॉजी एवोपरेशन। एवोपरेशन मींस लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, ठीक है, वेपर्स की फॉर्म में, बुखारात की फॉर्म में, स्ट्रीम की फॉर्म में वाटर का लॉस होना एवोपरेशन है। और जब भी एवोपरेशन होती है तो वो एक कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही होती है। तो यही वजह है कि हमारी बॉडी स्वेटिंग के थ्रू जो है वो थर्मो रेगुलेशन या बॉडी टेम्परेचर को हॉट टेम्परेचर में मेंटेन कर रही होती है। फर्स्ट हो गया। और क्या करेगी आपकी स्किन? लाइंग डाउन ऑफ हेयर्स। आपने देखा होगा सर्दियों में एक टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं नॉर्मली कि जब सर्दी ज्यादा लगती है तो हम क्या कहते हैं, या डर ज्यादा आता है या सर्दी ज्यादा लगती है तो हम कहते हैं हमारे रोंगटे खड़े हो गए, ठीक है। हेयर्स फॉलिकल जो है वो इरेक्ट हो जाते हैं सर्दियों के मौसम में, लेकिन गर्मियों में इसका उलट होता है। हॉट कंडीशन में आपके जो हेयर्स फॉलिकल के जो मसल्स होते हैं वो रिलैक्स कर जाते हैं, जिसकी वजह से आपका हेयर भी रिलैक्स कर जाता है या फ्लैट हो जाता है। तो जब वो फ्लैट हो जाएगा तो इससे फायदा क्या होगा, जो हॉट टेम्परेचर या हॉट वाइंड आपके सराउंडिंग पे है वो आपके हेयर सेल से टकराएंगे नहीं, तो इससे हीट कम प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो ये क्या है, अभी इसको मैं डायग्रामेटिकली भी आपको समझाऊंगा आगे चलकर। ओके, इस डायग्राम को अगर आप देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास हेयर फॉलिकल्स, ओके, हेयर फॉलिकल्स है, ठीक है। ये देखिए हेयर है आपके पास इरेक्ट पोजीशन में, जबकि ये वाला हेयर देखिए फ्लैट हो गया। हॉट टेम्परेचर जब भी होगा तो हेयर क्या हो जाएंगे, फ्लैट हो जाएंगे, ताकि सराउंडिंग जो वाइंड या एयर है वो जो कि हॉट है तो वो एयर से स्ट्राइक कम करे और हीट कम प्रोड्यूस हो। जबकि कोल्ड सीजन में इरेक्ट हो जाते हैं ताकि सराउंडिंग एयर को ट्रैप करके, रोक करके हीट को कंजर्व कर सके। तो एक पॉइंट आपने याद रखना है कि गर्मियों में आपके हेयर फॉलिकल क्या होते हैं, फ्लैट हो जाते हैं, जबकि सर्दियों में ये इरेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखने, डायग्राम छोटी है उसके लिए। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है, वेजोडाइलेशन। वेजोडाइलेशन क्या होती है, आर्टरियोल्स फाउंड इन अ form of network in a dermis will dilate, become white, which increase the flow of blood as well as it bring the blood vessel near to the surface of the skin, which allow the more heat loss. This process of vessel dilation is called vasodilation. तो आपसे एग्जाम में पूछे वेजोडाइलेशन क्या होता है तो आपने बताना है कि वेजोडाइलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि गर्मियों में होता है ताकि आपकी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो सके। इसमें होता है क्या है कि आपकी बॉडी के वो ब्लड वेसल्स जो स्किन की तरफ जा रहे हैं वो डायलेट कर जाते हैं, उनका डायमीटर बढ़ जाता है। जब वो डायलेट या उनका डायमीटर बढ़ जाता है, जब वो वाइड हो जाते हैं, तो इससे होता है क्या है, आपके ब्लड का फ्लो स्किन की तरफ बढ़ जाएगा। और जब ब्लड फ्लो स्किन की तरफ बढ़ेगा तो वो जितना ब्लड स्किन की तरफ जाएगा उतना ज्यादा अपने साथ हीट लेकर जाएगा, और स्किन के थ्रू वो हीट लॉस हो जाएगी। तो आपका ब्लड जब कूल डाउन होगा तो आपकी बॉडी टेम्परेचर भी लो होगा। तो हॉट टेम्परेचर में आपकी बॉडी थर्मो रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए स्किन के टुवर्ड्स ब्लड फ्लो बढ़ा देती है, जिससे हीट लॉस ज्यादा होती है, और इस प्रोसेस को हम वेजो डायलेशन कहते हैं। एंड इट इज वन ऑफ द स्टेप ऑफ थर्मो रेगुलेशन इन हॉट टेम्परेचर। गर्मियों में आप गौर कीजिएगा, आपके जो नसें होती हैं वो बहुत वाजे हो जाती है, ठीक है, वेन्स वगैरह, क्यों? चूंकि
वो डायलेट कर जाती हैं ब्लड फ्लो बढ़ाना, और सर्दियों में ये बिल्कुल नजर ही नहीं आती है, ठीक है। इन कूल्ड कंडीशन व्हेन बॉडी टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग, अब तो हमने गर्मियों में तो पढ़ लिया, सर्दियों में क्या होगा, इसका रिवर्स हो जाएगा। जो जो पॉइंट्स हमने वहाँ गर्मियों वाले पढ़े थे उस सबका रिवर्स हो जाएगा। जैसे वहां पढ़ा था फ्लैटनिंग ऑफ हेयर, यहाँ क्या पढ़ेंगे, इरेक्शन ऑफ हेयर, हेयर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे हेयर, और हेयर इरेक्ट हो जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा हेयर को ट्रैप किया जा सके और एज ए इंसुलेटिंग लेयर बना सके। हमारी हेयर जब इरेक्ट हो जाएंगे तो सराउंडिंग से जो भी एयर गुजर रहा होगा उस एयर मॉलिक्यूल्स को ये हेयर ट्रैप कर लेंगे, पकड़ लेंगे, और एज ए इंसुलेटिंग लेयर एक बना देंगे, एक टेम्परेरी इंसुलेटिंग लेयर बन जाएगी आपके एपिडर्मिस पे, जो कि बॉडी से हीट लॉस को प्रिवेंट करेगी। क्यों? चूंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत कम है, सर्दियों का मौसम है, आपकी बॉडी चाहेगी कि आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे, हीट लॉस ना हो। गर्मियों में चाह रही थी कि हीट लॉस हो जाए, अभी क्या चाहेगी, हीट लॉस ना हो, तो उसके लिए एज ए इंसुलेटिंग लेयर, एक एयर की इंसुलेटिंग लेयर बनाएगी स्किन, हेयर को इरेक्ट करके। तो ये ऐसे तो इफेक्टिव नहीं है ह्यूमन बींग्स के अंदर, लेकिन बाकी एनिमल्स के अंदर ये बहुत इफेक्टिव प्रोसेस होता है। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होती है, वेजो डायलेशन का रिवर्स। वेजो डायलेशन क्या था आपके पास, डायलेशन ऑफ ब्लड वेजल्स दैट फ्लो ब्लड्स टुवर्ड स्किन, और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन क्या है, नैरोइंग ऑफ ब्लड आर्टरियोल्स ऑफ डर्मिस। अगर ब्लड वेजल नैरो हो जाए, वेजो डायलेशन में डायलेट कर रहे थे, ब्राउड हो रहे थे, वाइट हो रहे थे, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन में क्या हो जाएंगे, नैरो हो जाएंगे, ताकि ब्लड फ्लो स्किन के टुवर्ड्स कम से कम हो। क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि जितना ज्यादा ब्लड फ्लो करेगा स्किन के टुवर्ड्स, वो उतना ज्यादा हीट को लॉस कराएगा। क्योंकि सर्दियों में हमें हीट को कंजर्व करना है, बचाना है लॉस होने से, तो ब्लड फ्लो स्किन के टुवर्ड्स कम हो जाएगा, ताकि हीट लॉस कम हो और आपकी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे। क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इसलिए आपकी बॉडी भी इस चीज को मेंटेन करने के लिए डिफरेंट अडेप्टेशन अचीव कर रही है, ठीक है। इस डायग्राम में देखें, ये वेजो डायलेशन वेजो कंस्ट्रक्शन को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है। ये है वेजो डायलेशन। ये देखें, ये ब्लड वेसल स्किन के टुवर्ड्स आ रहा था, ये गर्मियों के मौसम में डायलेट कर गया, कितनी ज्यादा इसकी डायमीटर बढ़ गई है। ब्लड फ्लो यहाँ से बढ़ेगा, और जब ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा हीट लॉस होगा अक्रॉस दी स्किन लेयर और अक्रॉस दी एपिडर्मिस। इससे इफेक्ट क्या आएगा गर्मियों में, कि हमें कूलिंग इफेक्ट मिलेगा, क्योंकि बॉडी चाह रही है टेम्परेचर लॉस हो, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत बढ़ा हुआ है। और सर्दियों में इसका रिवर्स हो जाएगा, आपके ब्लड वेसल जो स्किन के टुवर्ड्स जा रहे हैं वो बिल्कुल नैरो हो जाएंगे। इस कंडीशन को हम वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि आपकी स्किन के टुवर्ड्स ब्लड फ्लो बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाएगी, जबकि स्किन के नीचे जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट कर गए। जब स्किन के टुवर्ड्स ब्लड नहीं आएगा तो हीट लॉस कम से कम होगी, और आपकी बॉडी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में कामयाब होगी, ठीक है। तो ये आपके पास कोल्ड सीजन में वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, और हॉट सीजन में या समर में वेजो डायलेशन। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसे इसे वाइस वर्सा नहीं कर दीजिएगा, ठीक है। ये हमने हेयर्स फॉलिकल देखे, फ्लैट हो जाते हैं हॉट सीजन में और इरेक्ट हो जाते हैं कोल्ड सीजन में। रीजन क्या है हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, एक और चीज क्या होती है, सर्दियों में हमारे पास स्वेट प्रोडक्शन कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि स्वेट ग्लैंड स्टॉप प्रोड्यूसिंग और सिक्रेट स्वेट, सो इट प्रिवेंट फ्रॉम एनर्जी लॉस। जब आपके पास स्वेट की प्रोडक्शन कम होगी तो एनर्जी लॉस जो आपकी बॉडी में कम होगा, इससे आपकी बॉडी में हीट की प्रोडक्शन ज्यादा होगी। सर्दियों में हीट को चूंकि कंजर्व करना है, बचाना है हीट लॉस को, तो इसलिए आपकी बॉडी की स्वेट प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है सर्दियों में। एक और प्रोसेस क्या होता है आपकी बॉडी में, इंक्रीज इन मेटाबॉलिक रेट। आपकी बॉडी में जितने भी डाइजेस्टिव रेट या मेटाबॉलिक रेट होते हैं वो बहुत क्विकली इंक्रीज कर जाते हैं। इन मेटाबॉलिक रेट के इंक्रीज होने से क्या होगा, आपकी बॉडी ज्यादा से ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर लो है। ये सारे कंडीशन हम कब पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ये कोल्ड सीजन में, जब सर्दियों का मौसम है उस सीजन में ये सारी चीजें होती है। गर्मियों में मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा, सर्दियों में बढ़ जाएगा। तो इन कूल कंडीशन द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑर्गन इंक्रीज, generating more heat which is distributed around the body in a blood stream। तो आपकी बॉडी में ऑर्गन्स जो है वो मेटाबॉलिक रेट बढ़ा देंगे, जिससे हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, और आपकी बॉडी जो है वो वार्म रहेगी, ताकि इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन किया जा सके। प्रिवेंट द लॉस थ्रू एडिपोज टिश्यू। और चूंकि नीचे हाइपोडर्मस है, हाइपोडर्मस में हमने पढ़ा उसमें एडिपोज टिश्यू होते हैं जो कि एज अ इंसुलेटिंग लेयर काम करते हैं, तो वो आपके पास हीट लॉस को बचाएंगे, जो भी हीट आपकी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है। तो बेसिक काम क्या है, गर्मियों में हीट लॉस किया जाए और सर्दियों में हीट को कंजर्व किया जाए, बचाया जाए, ताकि बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे।
तो ये सारे नेचुरल मैकेनिज्म है जो कि अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में दिए हैं ताकि थर्मो रेगुलेशन हम अच्छे से अचीव कर पाए। जैसे इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, सर्दियों में शिवरिंग मैकेनिज्म भी एक होती है। शिवरिंग मतलब कपकपी होती है। इससे क्या होता है, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन जब ज्यादा होती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, तो आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है। आप हैंड को रब करते हैं ना अपने, उससे भी हीट प्रोड्यूस होती है। इसी तरह जब आपके मसल्स कॉन्टिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं, इस तरह के मूवमेंट करते हैं जैसे इस कार्टून में देख रहे हैं आप, इससे हीट प्रोड्यूस होती है जो कि आपकी बॉडी के लिए इफेक्टिव होती है। जबकि गर्मियों में इसका वाइस वर्सा है, आप जितनी चाहे हीट लॉस करने की कोशिश करते हैं, उसके साथ साथ आप जितने भी इक्विपमेंट आपके पास मौजूद हैं, फैन की फॉर्म में या किसी भी एयर कंडीशनर की फॉर्म में, सब यूज करते हैं। ठीक है, थर्मो रेगुलेशन इसी तरह मेंटेन होती है आपके पास। ये तो नेचुरल प्रोसेस की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, डू एनिमल स्वेट, क्या एनिमल को भी स्वेटिंग आती है? बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। तो इसका जवाब है कि देखिए, तमाम एनिमल को स्वेटिंग नहीं होती। वो एनिमल जिनके पास स्वेट ग्लैंड्स हो उनके पास स्वेटिंग होगी, जिनके पास स्वेट ग्लैंड नहीं होंगे उनको स्वेटिंग नहीं होगी। ज्यादातर एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें स्वेट ग्लैंड एब्सेंट होते हैं, जैसे डॉग, कैट, चिक। ठीक है, इनके पास स्वेट ग्लैंड नहीं होते हैं। तो इन एनिमल्स को आप देखेंगे कि ये अपने टंग को, जबान को बाहर निकाल कर जो है वो कंटिन्यूसली ब्रीदिंग कर रहे होते हैं। इससे इफेक्ट क्या आता है, इनकी बॉडी का हीट लॉस होता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि वो एनिमल जिनमें स्वेट ग्लैंड ना हो उनमें स्वेटिंग नहीं होती। कॉमन सेंस की बात है, जब स्वेटिंग नहीं होगी तो वो बॉडी टेम्परेचर कैसे मेंटेन करेंगे? तो उनके अंदर क्या एक प्रोसेस होता है कि वो अपने टंग को माउथ से बाहर निकालते हैं, माउथ को कंटिन्यूसली ओपन रखते हैं, पर्टिकुलरली गर्मियों के सीजन में। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम पेंटिंग भी कह रहे होते हैं। ठीक है, तो एनिमल में स्वेटिंग होती है लेकिन डिपेंड करता है स्वेट ग्लैंड है या नहीं। ये थर्मो रेगुलेशन इन मैन आपकी बुक की एक डायग्रामेटिक पिक्चर है। जब भी बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा, ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाएंगे ताकि हीट लॉस हो। इससे क्या होगा, हीट लॉस होगा, आपकी बॉडी में स्वेटिंग बढ़ जाएगी आपकी बॉडी में, ताकि एवोपरेशन से कूलिंग इफेक्ट आए। ठीक है, तो हीट लॉस जब ज्यादा होगी तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रेंज पे आ जाएगा। लेकिन जब बॉडी टेम्परेचर फॉल हो, जैसे सर्दियों के मौसम में, तो आपके ब्लड वेसल्स क्या होंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगे ताकि हीट कंजर्व हो, हीट लॉस कम से कम हो। स्वेटिंग नहीं होगी ताकि आपकी बॉडी में जो एनर्जी लॉस है वो कम से कम हो। शिवरिंग होगी जो कि इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन है, सर्दी होगी, कपकपी आपको लगेगी। ठीक है, इससे भी एक हीट जनरेट होगा ताकि आपकी बॉडी वार्म अप हो जाए, हीट रिटेन्ड होगा और बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होगी। तो बेसिक मकसद क्या है कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन किया जाए। और ये बॉडी टेम्परेचर मेंटेन किस तरह होगा, अगर गर्मी है तो इन प्रोसेस के थ्रू, अगर सर्दी का मौसम है तो इन प्रोसेस के थ्रू होगा। ठीक है, तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, टेक होम मैसेज क्या है आज के, द सीक्रेट ऑफ योर फ्यूचर इज हिडन इन योर डेली रूटीन। आपकी डेली रूटीन ही डिसाइड करेगी कि आप फ्यूचर में क्या करने जा रहे हैं। आपकी डेली रूटीन जब स्ट्रांग होगी, आप प्री प्लान चलेंगे, तो फ्यूचर आपके बड़े इजी हो जाएंगे। जो आपके फ्यूचर की जो मुश्किलात हैं वो बड़ी आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो फुली लेक्चर बहुत प्रोडक्टिव रहा होगा। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कर सकते हैं मुझसे। ठीक है, लेक्चर के एंड में या आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।